दोस्तों नमस्कार। आजकल राजनीतिक भ्रष्टाचार की चर्चा चरम सीमा पर है। जिस तरह से केजरीवाल साहब के शीश महल की चर्चा है, ये एक जीता जागता नमूना है हिंदुस्तान में राजनीतिक भ्रष्टाचार का। किस तरह से जो लोग सत्ता में होते हैं वो सिस्टम का मिसयूज करते हैं अपने फायदे के लिए, ये हमने आज देखा है। इससे पहले बहुत चर्चा हुई, बहुत सारे राजनीतिज्ञों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में जब से सोशल मीडिया गरमाया है, तब से मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार का मुद्दा हमारे सामने है, और जिसका जीता जागता उदाहरण विद फोटोग्राफ विद एविडेंस जनता के सामने। दोस्तों, राजनीतिक भ्रष्टाचार कोई नई चीज नहीं है। इंसान में एक फितरत होती है लालच की, क्योंकि जब हम ह्यूमन वीकनेस की बात करते हैं, ह्यूमन बाइसेस की बात करते हैं, इंसान की कमजोरियों की बात करते हैं, तो लालच उसमें एक सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में देखा गया है। इसलिए ये मानना कि राजनीतिक भ्रष्टाचार आजकल ही शुरू हुआ है, पहले नहीं था, ऐसा नहीं। चाणक्य के समय में भी नंद वंश को चाणक्य ने हटाने का इसीलिए सोचा क्योंकि वो एक भ्रष्ट राजतंत्र था। जनता परेशान थी, लेकिन राजा ऐशो आराम से रहते थे। इसीलिए जब हम पुराने समय में भी राजनीतिक भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोगों के नाम जहन में आते हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि चाणक्य ने जो दंड विधान बनाया और जो अर्थशास्त्र लिखा, उसमें उन्होंने विस्तार से समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं को, कार्यक्रमों को, किस तरह से अधिकारी काम करेंगे, किस तरह से समाज को काम करना है, किस तरह से समाज के अलग अलग वर्गों का दायित्व है, इसके बारे में उन्होंने अपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में काफी विस्तार से चर्चा करी। तो अगर आज हम जो भ्रष्टाचार की घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं, और खासकर जिस तरह से केजरीवाल साहब के जो भ्रष्टाचार के एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से समाज में उसकी चर्चा हो रही है, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम आज केजरीवाल साहब सरकार के जो कारनामे हैं उनको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के तराजू पे कंपेयर करें, तोलें, और देखें कि अगर चाणक्य आज होते तो वो केजरीवाल साहब जो अपने आप को राज्य का मुखिया या राज्य का राजा बोलते हैं, और उनके सारे मंत्री और अधिकारी सब मिलके किस तरह से राज्य में घोटाला कर रहे हैं, उस पे चाणक्य क्या बोलते, और या उनके अर्थशास्त्र में किन बातों का प्रावधान है कि ऐसे कैसे, किस तरीके से इन राजाओं से, इन अधिकारियों से, इन मंत्रियों से निपटा जाए। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उस चैप्टर की जिसमें यह कहा गया है कि जब फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है या फाइनेंशियल करप्शन होता है तो वो कितनी तरह का होता है, कैसे उससे निपटा जाए, और उसमें सजा के क्या क्या प्रावधान हैं। अगर आप सुनेंगे और आज की घटनाओं को अगर आप उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि करीब 2,500 से 3,000 साल पहले लिखी गई इस ग्रंथ में कितना सटीक विश्लेषण है कि ये समाज में ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, और शायद चाणक्य ने बहुत सही उसका रास्ता दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जब करप्शन के कानून बनाए, अगर हम चाणक्य नीति को एक बार पढ़ लेते तो शायद हमारे कानून ज़्यादा इफेक्टिव होते। लेकिन हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करके कानून बनाए। उसी तरह से न्यायालयों ने भी अलग अलग स्थिति में अलग अलग निर्णय लिए, और एक ऐसी परंपरा शुरू हो गई कि जिसमें हम करप्शन जब कम करना चाहते हैं तो इनफैक्ट करप्शन समाज में बढ़ता गया। इसका मतलब ये था कि समाज में या जिस तरह से देश में करप्शन के खिलाफ कानून बने वो इनफेक्टिव थे, जिस तरह से हमारे न्यायालयों ने उस पर काम किया वो इनफेक्टिव था, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर समस्या कम भी हो जाती तो एक सक्सेस था।
हकीकत यह है कि जैसे जैसे दवा करते गए मर्ज बढ़ता गया। तो इसका मतलब यह है कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं सीरियस डिफेक्ट है। अब हम देखते हैं चाणक्य नीति के हिसाब से या चाणक्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से करप्शन के, फाइनेंशियल करप्शन के क्या क्या तरीके हैं और उसको कैसे निपटा जाए, और उसमें दंड संहिता के हिसाब से किस तरह का दंड का प्रावधान है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। 26 प्रकरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है गबन किए गए धन को प्राप्त करना। अब ये इंपॉर्टेंट है। करप्शन हो गया, बात सही है, लेकिन उसको वापस भी तो लाना है, पैसा तो सरकारी है। तो कौटिल्य का और चाणक्य का यह मानना था कि कोष ही राज्य को चलाता है, क्योंकि अगर सरकार में पैसा नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वेलफेयर स्कीम्स कैसे होंगी। जो सरकारी खर्चे हैं, राज्य को चलाने के जो खर्चे हैं, कुछ भी फ्री नहीं है इस देश में या समाज में, किसी ना किसी को तो उसकी भरपाई करनी पड़ती है, और जो राजस्व इकट्ठा होता है उसी से राज्य चलता है। अगर आप एक मंत्री होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते, सरकारी अधिकारी होने के नाते अगर आपके कार्यों से अगर राजस्व का नुकसान होता है तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। और ये भ्रष्टाचार जरूरी नहीं है कि आप उसको कानूनी दृष्टि से देखें। इवन जो फ्रीबीज भी हैं, ये भी एक भ्रष्टाचार का रूप है। आप उसको वेलफेयर स्कीम के रूप में जस्टिफाई कर सकते हैं अगर वो टारगेटेड है, अगर वो हर आदमी के लिए फ्रीबीज है, तो ये एक भ्रष्टाचार का रूप है। तो मैं आपके सामने वो 8 बिंदु रख रहा हूं जिसको चाणक्य ने भ्रष्टाचार का रूप माना है, और इसमें आज जो घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं उस पे आप नजर रखिएगा और देखिएगा कि ये जो चाणक्य नीति है ये कितनी सटीक है आज के समाज के लिए भी। सबसे पहला चाणक्य ने ये कहा है, बहुत सारी बातें हैं, मैं सिर्फ उन 8 मुद्दों पे आज चर्चा करूंगा कि किन किन कारणों से राजस्व का घाटा होता है, और ये जो लोग घाटा करते हैं राजस्व का, ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, आज उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो कारण है कि राजस्व घटता है उसका कारण है ऑब्स्ट्रक्शन, प्रतिबंध। कहना यह है कि जहां से आमदनी हो सकती है वहां से आमदनी ना लेना, और आमदनी अगर होती है तो उसको राजस्व के खाते में ना डाल के कहीं और डाइवर्ट करना। उदाहरण लीजिए दिल्ली सरकार की लीकर पॉलिसी का। एक्सपर्ट्स ग्रुप ने यह कहा था कि अगर हम एक पर्टिकुलर वे में L1 लाइसेंस सरकार के पास रखेंगे तो राज्यों का, अब दिल्ली राज्य का राजस्व बढ़ेगा। लेकिन केजरीवाल सरकार ने वो बात नहीं मानी और L1 लाइसेंस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए। इसका मतलब जहां से राज्य को राजस्व मिल सकता था, केजरीवाल साहब की नीति के अनुसार वो राज्य को नहीं मिला, वो प्राइवेट सेक्टर में गया। इससे राज्य का घाटा हुआ। केजरीवाल सरकार के कानून के हिसाब से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया गया राज्य सरकार के राजस्व में, राजस्व प्राप्त करने में। चाणक्य के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो अगर इससे कोई नुकसान होता है तो उस व्यक्ति से या उस पार्टी से जितना नुकसान हुआ हो उसका 10 गुना फाइन के रूप में या जुर्माने के रूप में वसूल किया जाए। तो अब यह देखना होगा कि केजरीवाल साहब सरकार अगर चाणक्य नीति के हिसाब से चलती तो क्या 10 गुना फाइन देने को तैयार हैं? पहला मुद्दा। दूसरा, पैसे का गलत प्रयोग करना, लोन देना, मतलब जहां जरूरत नहीं थी राज्य का पैसा किसी और को देना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ज्यादा पेमेंट किया गया, यह रिपोर्ट है। करीब सालाना 350 करोड़ के आसपास ज्यादा पेमेंट किया गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। यह भी एक भ्रष्टाचार है। और अगर यह किया जाता है
तो जो राज्य सरकार या जो भी सरकारें ऐसा करती हैं वो राजनीतिक या आर्थिक रूप से भ्रष्टाचारी है और इस कदम को रोकना चाहिए। दूसरा है ट्रेडिंग। अगर राज्य सरकार किसी भी चीज का व्यापार करती है और उससे उसका पूर्ण रूप से मूल्य नहीं लेती है और जिसके कारण राजस्व का नुकसान होता है, वो भी एक भ्रष्टाचार है, वो भी एक गबन है। और इसमें ऐसा करने वाले अधिकारी और राजा को या जो भी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, उन पे जितना नुकसान हुआ हो उसका दुगना दंड लगना चाहिए। चौथा, फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब कि अगर आपने किसी तरह की एंट्रीज गलत करी हैं, अपने अकाउंट्स में मैनिपुलेशन किया है, तो ये भी एक भ्रष्टाचार है। सीएजी की रिपोर्ट ये बोलती है कि केजरीवाल साहब की बहुत सारी सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो टाइमली रिपोर्ट सबमिट नहीं करते, अकाउंट सबमिट नहीं करते। ये सीएजी के ऑब्जर्वेशंस हैं। केजरीवाल साहब ने जितने भी अभी तक अपने पे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है वो गलत एंट्रीज हैं, कहीं का पैसा कहीं ट्रांसफर किया गया है। जिस तरह से उन्होंने फीडबैक यूनिट का गठन किया जिसका प्रावधान सरकार में नहीं था, लेकिन लोगों का, डिपार्टमेंट्स का पैसा डाइवर्ट किया गया, लोगों का डाइवर्ट किया गया, लोगों की पोस्टिंग्स चेंज की गई। उस फीडबैक यूनिट को चलाने के लिए जितना राजस्व खर्च हुआ वो भी एक भ्रष्टाचार है चाणक्य के हिसाब से। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू आता है वो है लॉस ऑफ रेवेन्यू। जैसा कि लीकर पॉलिसी का जो मुद्दा है कि जो रेवेन्यू सरकार के पास आना चाहिए था वो सरकार ने नहीं दिया, नहीं लिया, वसूल नहीं किया लीकर कंपनियों से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। राजस्व का बगैर किसी उपयोग के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक भ्रष्टाचार का रूप है। बहुत क्लियरली चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी चर्चा आजकल हो रही है वो है उपभोग, सेल्फ एंजॉयमेंट। अगर कोई अधिकारी या राजा या नेता या मंत्री राजस्व के पैसे का स्व उपयोग करता है या सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार है। और इसमें जितना पैसा इस्तेमाल हुआ है, अगर हम ये कहें कि इस गबन में जितना पैसा किया गया है और जितना इस्तेमाल किया गया है वो सारा का सारा उस अधिकारी या नेता से या चीफ मिनिस्टर से वसूल करना चाहिए। ये चाणक्य नीति में प्रावधान है कि अगर आपने राजस्व का सेल्फ कंजम्पशन में या सेल्फ एंजॉयमेंट में यूज किया है, आपको वो पैसा वापस राज्य को देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बार्टर। जैसा कि बार्टर में यह कहा गया है कि अगर राजा या राज्य सरकार एक चीज के बदले दूसरी चीज देती है और उसमें नुकसान होता है तो ये भी गलत है। जैसे कि हमने ये देखा कि लीकर पॉलिसी में करीब 130 करोड़ रुपए लाइसेंस फी व्यापारियों को वापस दी गई। बदले में नया लाइसेंस टेंडर निकाला गया और उसमें 12% की कमीशन L1 लाइसेंसिंग धारकों को दिया गया। ये सब चीजें एक हिसाब से बार्टर थी, क्योंकि आपने रिफंड किया 130 करोड़ और जैसा कि सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है कोर्ट में और उसमें यह कहा जा रहा है कि करीब 100 करोड़ से ज्यादा का हस्तांतरण हुआ है राजनीतिक फंडिंग के रूप में। तो ये जो बार्टर हुआ है कि हम आपका पैसा वापस कर देते हैं और आप वो पैसा पार्टी फंड में दे दो, ये भी राष्ट्र के खिलाफ धोखाधड़ी है और ये भी एक पॉलिटिकल करप्शन और फाइनेंशियल करप्शन है। और उसके अलावा जो आखिरी मुद्दा है जो चाणक्य ने बोला है
वो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। अब आपने पैसा लगाया, मान लीजिए कि पिछले साल या 1-1.5 साल पहले आपको याद होगा कि कोविड में पैसा ना लगा, उसकी जगह बंगले में पैसा लग गया। कोविड में दिल्ली में हॉस्पिटल तैयार नहीं थे, टैंकर्स नहीं थे ऑक्सीजन के लिए, लेकिन केजरीवाल साहब अपने बंगले में पैसा लगा रहे थे 45 करोड़ रुपए। ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है। इसी तरह से अगर आपने फ्री बीज किया है जिसकी जरूरत नहीं थी, अगर आप टारगेटेड वेलफेयर स्कीम चलाते, बात समझ में आती। अगर आपने फ्री बीज निकाली है सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, यह भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है। यह भी एक राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार है। तो दोस्तों, ये 8 बातें चाणक्य नीति में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में बहुत क्लियरली लिखी गई हैं कि अगर ये बातें कोई भी करता है, चाहे वो सरकारी अधिकारी है, नेता है, राजा है, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। अब इनमें सजा का प्रावधान क्या है? और भी तरीके हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र में 40 तरीके से ये बताया गया है कि किस तरह से जो लोग सत्ता में होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, कभी और चर्चा करूंगा। लेकिन अगर ये घटनाएं होती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और इस पे सजा का क्या प्रावधान है, मैं पढ़ के आपके सामने रखता हूं और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना होगा। खजाने की रकम गायब होने पर खजांची, मुनीम, खजाने में रखने के लिए दिए गए पदार्थ ग्रहण करने वाला मीन्स मैसेंजर या केयरटेकर, देने वाला, दिलाने वाला, सलाहकार, बेचने वाला आदि सभी सरकारी नौकरों की कर्म से परीक्षा की जाए। मतलब अगर कहीं पे भी रेवेन्यू लॉस होता है तो जितने लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये चाणक्य भी बोलता है। तो अगर आज सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो सही दिशा में सही कदम है। जनता में डुगडुगी पीटी जाए कि जिन लोगों को इस व्यक्ति के नुकसान पहुंचा है वह सरकार को खबर दे। इसका मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहिए कि अगर आपके पास किसी भी तरह की जानकारी है, किसी भी राजनीतिज्ञ द्वारा या अधिकारी द्वारा घपले की, तो आप उसकी जानकारी सरकार को दें। क्योंकि आपको भी पता है कि 45 करोड़ का जब बंगला बना है तो उसमें कितना इन्फ्लेटेड है, कितना सही है। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ केजरीवाल साहब को ही पता है। कोई दुकानदार होंगे, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, कोई सप्लायर होंगे, कोई मिस्त्री होंगे, कोई डीलर्स होंगे, किसी से बात की होगी। ये सब लोग जांच के दायरे में आने चाहिए। और अगर ये खुद वॉलेंटरीली बताते हैं कि हाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन के रूप में भी चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी गई हैं। मैं उसकी चर्चा आपसे करता हूं। जो झूठ बोले उसको अपराध के अनुसार दंड दिया जाए। जो सूचना दे उसकी सूचना के अनुसार उसको दंड दिया जाए। मतलब अगर आपने कहा प्रूफ के साथ कि इस आदमी ने गड़बड़ करी है तो उसको सजा मिलेगी। अनेक अपराधों में प्रत्येक अपराध का उससे उत्तर पूछा जाए, जो भी अपराधी सिद्ध हो। जैसे मान लीजिए हम लीकर पॉलिसी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए लीकर पॉलिसी में घपला होता है तो क्या होगा? चाणक्य के अनुसार एक भी अपराध में सिद्ध हो जाने पर सब अपराधों का उत्तर उससे मांगा जाए। अगर लीकर पॉलिसी में केजरीवाल पकड़े जाते हैं या 45 करोड़ के शीश महल में केजरीवाल साहब पकड़े जाते हैं, तो जितने गुना उनकी सरकार ने किए हैं सबका जवाब केजरीवाल से लेना होगा। चाणक्य नीति ये बोलती है। सबका जवाब मनीष सिसोदिया से लेना होगा, सत्येंद्र जैन से लेना होगा, जो अधिकारी इन्वॉल्व थे सबसे लेना होगा। सिर्फ वही केस नहीं जो केस आज कोर्ट में चल रहा है, जितने घपले हुए हैं उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन उन लोगों की होनी चाहिए जो एक भी घपले में पकड़ा गया। क्योंकि चाणक्य का ये मानना है कि जिसकी नीयत खराब हो वो एक गलत काम करके नहीं रुकेगा।
उसने हर जगह बेईमानी की होगी। इसीलिए हर घपले में उसका कोई ना कोई रोल है। और ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं वो एक काम करके रुक नहीं जाते, उनका इनफैक्ट मनोबल बढ़ता है और वो और क्राइम करते हैं और बड़ा क्राइम करते हैं। तो ये बात भी चाणक्य नीति में बहुत क्लियर है। यदि उसने बहुत बड़ी रकम की गबन की हो तो उससे सारी की सारी रकम वसूली जाए। इसका मतलब जितना लीकर घोटाले में गड़बड़ हुई है, जितना कॉन्ट्रैक्टर्स में गड़बड़ हुई है, जितना 45 करोड़ के शीश महल में गड़बड़ हुई है, आम आदमी के नेताओं से ये सारी की सारी वसूली की जाए। जिसने गबन करने की सूचना सरकार को दी हो, यदि उसकी सूचना सच है, सत्य सिद्ध होती है, तो उसको वसूल किए गए धन में से छठा भाग मिले। ये विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट चाणक्य ने 3000 साल पहले दे दिया था। तो लेकिन हमारी सीबीआई और ईडी विसल ब्लोअर्स को एनकरेज कर रही है या नहीं? मैंने तो कोई आज तक ऐसा ऐड देखा नहीं। तो कम से कम हमारे कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को चाणक्य नीति से सीखना चाहिए। यदि वह नौकर है तो उसका 12वां भाग दिया जाए। मान लीजिए कोई अंदर का ही आदमी है जिसको वास्तव में पता था, लेकिन वो किसी मजबूरी या दबाव के कारण बोल नहीं रहा था। अगर वो बोलता है तो उसको जितना रिकवरी किया जाता है उसका 12वां हिस्सा दिया जाए। अधिक धन गबन करने की सूचना देने पर जो थोड़े धन गबन करने को ही सिद्ध कर सके, उसको सिद्ध किए हुए धन का ही भाग मिले। मान लीजिए कोई बोलता है जी 100 करोड़ का घाटा हुआ, तो उसका छठा हिस्सा या 12वां हिस्सा नहीं मिलेगा। 100 करोड़ में से जितनी रिकवरी हो जाएगी, उस रिकवर्ड अमाउंट का हिस्सा ही उस विसल ब्लोअर को इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। यदि वह गबन करने के अपराध को सिद्ध ना कर सके तो उस पर कोड़े पड़े और उस पर सोने में जुर्माना लगाया जाए, अगर कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। लालच में आके लोग क्लेम करना शुरू कर देंगे कि मुझे पता है, मुझे पता है। अगर वो जानकारी सही नहीं है और गड़बड़ है, ऐसे लोगों को जो लालच में आके सरकार और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मिसलीड करते हैं, उनमें सजा हो और उन पे फाइन हो। उसको दंड से किसी भी हालत में मुक्त ना किया जाए। मतलब इस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों को जो मिसलीड करके कमाना चाहते हैं, उनको ना छोड़ा जाए। अब आने वाला जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक है। ध्यान से सुनिएगा। यदि सूचना देने वाला अपराधी से मिलकर अपराध का निर्णय किसी दूसरे पर फेंक दे या अपने आप को किसी दूसरे तरीके से बचाने की कोशिश करे, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। अब बताइए कि अगर केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया एक दूसरे पे लांछन लगा के बचने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, तो चाणक्य के हिसाब से अगर कोई ऐसा करता है, अगर किसी अपराधी से मिलके अपराध को छुपाने या उस अपराधी को बचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे इंसान को मृत्यु दंड दिया जाए। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? अगर चाणक्य नीति इस देश में लग जाए तो क्या भ्रष्टाचार कम होगा? आपका क्या विचार? सोच के बताइएगा। क्या कोर्ट्स को ये संज्ञान लेना चाहिए? क्या पार्लियामेंट को अपने एंटी करप्शन एक्ट के अंदर ये संशोधन करने चाहिए, अगर वास्तव में हम करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इंतजार रहेगा आपके विचारों का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत निवेदन है आपसे, क्योंकि ये चैनल करीब 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। आपका सहयोग भी जरूरी है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।